तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, दिल को दहला देने वाली ये डरावनी कहानी मेरे साथ उस समय घटी थी जब मैं 12वीं क्लास का स्टूडेंट था। उन दोनों की ये बात है जब मैं काफ़ी समय से कमलेश सर के यहाँ पर ट्यूशन पढ़ता था। साल 2015 में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुका था और भी काफ़ी सारी चीज़ें दुनिया में उभर कर सामने आ रही थी। इन सब चीज़ों का लुत्फ़ उठाने के खातिर मैं और मेरे सारे दोस्त उतावले रहते थे। उन दिनों मेरे पास एक छोटा सा फ़ोन था जिसमें नेट की दुनिया का पहला रूप दिखाई देता था। शनिवार की शाम थी और मैं ललित के साथ नेट की दुनिया का मजा लेते हुए कमलेश सर के घर पहुंचा। जैसे हम कमलेश सर के घर पहुंचे तो उन्होंने हमें बहुत ही ज़्यादा डांट लगाई क्योंकि हम फ़ोन चला रहे थे। गुस्से में आकर कमलेश सर ने मेरे हाथ में मौजूद उस फ़ोन को छीन लिया और अपनी जेब में डाल लिया। मेरा घर यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर था और मैं पैदल ही निकलता था। मैं जानता था कि जब तक कमलेश सर गुस्से में है तब तक वो फ़ोन को रखेंगे और फिर जाते समय मुझे खुद पे खुद वापस कर देंगे। इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ सोचना सही नहीं समझा और उसके बाद अपनी बुक लेकर कुछ पढ़ने लगा। अभी मैं पढ़ ही रहा था कि हमारे बीच भूत प्रेत नाम का एक नया शीर्षक जुड़ गया। कमलेश सर आज किसी मम्मी के बारे में बता रहे थे। जब हम उनकी बातें सुन रहे थे जो सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। कमलेश सर के मुंह से सुनी गई वो अनोखी बातें सच में इंसान को डरा देने में सक्षम थी। उस समय तो मैंने कमलेश सर की इन सभी बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, लेकिन कहीं ना कहीं इतना कुछ सुनने के बाद इन सभी बातों का दिमाग में घूमना एक आम बात है। मैं ललित के साथ इन बातों पर चर्चा करने लगा। वहाँ पर बैठे सारे स्टूडेंट और ललित और मैं, हम सभी शैतान थे, तो हम दोनों आपस में बात करते हुए कमलेश सर से कुछ भी पूछ लेते। तभी ललित ने हल्के से आवाज़ में कहा, अरे सर जी, आपने कभी मम्मी को नहीं देखा क्या? ये सुनते ही क्लास के सारे बच्चे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। इस पर कमलेश सर मुस्कुराते बोले, जिस दिन तुम्हारी मुलाकात मम्मी जैसे प्रेस से होगी ना, उस दिन तुम्हारी पैंट गीली हो जाएगी। अब क्लास यहीं पर ख़त्म हो गई थी। बाकी की सारी चर्चाएं उस समय हमने ख़त्म कर दी, लेकिन क्लास के बाकी बच्चों ने कमलेश सर की कही गई बातों से ललित का काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया और उस पर हंसते हंसते अपने अपने घर लौट गए। ललित का मजाक उड़ाते हुए हम दोनों अपने बीच रास्ते को काट ही रहे थे कि तभी मुझे याद आया कि मेरा फ़ोन तो कमलेश सर के पास ही रह गया है। उसी वक्त मैं वापस घूम गया और तेज तेज कदम रखते हुए वापस से कमलेश सर के घर की तरफ चल पड़ा, क्योंकि अगर मैं घर पर बिना फ़ोन के गया तो पापा मुझे बहुत ज़्यादा डांट लगाएंगे। तभी मैं जल्दी जल्दी चल पड़ा और इससे पहले कि मैं कमलेश सर के घर पहुंच पाता कि मुझे पता चला कि वो ट्यूशन देने के लिए दूसरे गांव जुट गए हैं और अब शाम के 8 बजे के बाद ही वो घर वापस लौटेंगे। मेरे पास इंतज़ार करने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। ऐसे में मैं कमलेश सर का इंतज़ार करने के लिए वहीं उनके घर पर पड़े एक सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और वो समय भी आया जब कमलेश सर ट्यूशन देकर घर वापस लौट आए। जब उन्होंने मुझे घर पर देखा तो उल्टा वही मुझे डांटने लगे। उनकी बातें सुनकर मैं थोड़ा डर गया। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन देते हुए कहा, अब जल्दी से घर चले जाओ और हाँ, बीच रास्ते में कहीं भी मत रुकना। इस समय मेरे साथ ललित भी था। ललित का और मेरा घर एकदम करीब ही पड़ता था, तो हम दोनों आराम से घर जा सकते थे। इसमें चिंता की कोई बात ही नहीं थी। जब हम लोग कमलेश सर के घर से निकले तो हमने देखा कि आज काफ़ी अंधेरा हो चुका था। बाहर गहरा अंधेरा था, ऊपर से चांद भी आसमान की चादर से गायब था। शायद अभी तक उसका उदय नहीं हुआ। तभी मैंने ललित का हाथ पकड़ लिया क्योंकि मुझे अंधेरे से डर लगता था। हम दोनों रास्ते को काटते हुए आगे बढ़ने लगे। फिर इसी बीच ललित ने छेड़खानी करते हुए भूत प्रेत की बात छेड़ दी, तो मैंने भी थोड़ा जोश में आते हुए कहा, मुझे कौन से भूत से डर लगता है, मैं किसी भूत वूत से नहीं डरता। और इतना बोलकर मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। फिर ललित बोल पड़ा, अगर तुझे भूत से डर नहीं लगता तो तुम 84 वाले रास्ते से घर पहुंचो, मैं तुम्हें 5000 रुपये का इनाम दूंगा। ललित की बात सुनकर मैं थोड़ा गुस्से में आ गया। किसी तरह इस बात को ठंडा पड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा और फिर हम दोनों आपस में पढ़ाई की बात करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगे। कुछ दूर आगे आए ही थे कि फिर हम दोनों ने 84 गांव के चौराहे की तरफ देखा तो मैंने पाया कि वहाँ पर एक महिला और आदमी एक दीपक लिए उसे जला रही थी। रात के 8:15 बजने को आए थे और उस महिला को देखते ही मेरा सिर बुरी तरह से कांप उठा। लेकिन ललित को ये सब मजाक लग रहा था। गलती गलती में ललित ने हाथ में एक पत्थर उठाया और उस महिला की तरफ फेंक कर मारा।
वो पत्थर भी सीधा जाकर उस महिला के हाथ पर लगा, जिस वजह से उस महिला के हाथ में मौजूद वो दिया एकदम से नीचे गिर पड़ा और क्रोध की ज्वाला फटने लगी। और जैसे उस महिला ने अपने गुस्से भरी आंखों से मेरी तरफ देखा तो मैं 2 कदम पीछे हट गया, क्योंकि हमारा रास्ता वहीं से होकर जाता था और वहां से गुजर पाना अब मेरे लिए तो मुमकिन नहीं था। मैं किसी भी हालत में उस रास्ते से जाने के लिए तैयार नहीं था और मेरे बदन में अब भय के मारे कपकपी छूटने लगी। एक तरफ डर लग रहा था तो दूसरी तरफ ललित अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और उस औरत को घूरता जा रहा था। तभी मैं ललित को गुस्सा करते बोला, आज तुमने हमारी जिंदगी को पूरी तरीके से खतरे में डाल दिया। अगर जिंदा बचना है तो यहाँ से भागना होगा। मैंने इतना कहा ही था कि अचानक ही हम दोनों के चारों तरफ आग का एक बड़ा सा गोल गोल घेरा बन गया और उस घेरे की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी। मौसम तो ठंडा था, लेकिन उस अग्नि के ताप की वजह से पूरी त्वचा में गर्मी महसूस हो रही थी। बार बार मैं उस आग के लपेट से निकलने की कोशिश तो करता, लेकिन हर बार नाकाम रहता। भगवान को याद करके मैंने उस अग्नि के ऊपर से एकदम से छलांग लगा दी, लेकिन मैं घुटनों के बल नीचे गिर पड़ा। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि अब मैं यहाँ से भागने लायक था, लेकिन मेरा दोस्त ललित अभी भी अपनी बेवकूफ़ी भरी हरकतों से वहीं पर फंसा हुआ था। किसी तरह हिम्मत जुटाकर मैंने ललित को उस आग के घेरे से बाहर निकाल दिया और जैसे वो उस चक्र से बाहर निकला तो बिना मुझे देखे वहाँ से उल्टी दिशा में भागने लगा। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि मैं ललित को एक पल के लिए भी समझा नहीं पाया। पता नहीं उसके दिमाग में ऐसा क्या जचा कि वो तेज तर्रार गति से भाग गया। ललित को समझाने के बजाय मैं भी उसके पीछे पीछे भागने लगा, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई और भी चारा नहीं था। ललित जिस दिशा में भाग रहा था उस तरफ एक अननोन गांव था और उस तरफ मैं आज से पहले कभी नहीं गया, तो ऐसे में उस गांव का ठिकाना जान पाना मेरे बस में नहीं था। अभी मैं भाग ही रहा था कि मेरी नज़र सामने की तरफ नजर आने वाली एक गाड़ी पर पड़ी। मैंने उस गाड़ी के सामने अपना हाथ दिखाया और उसे रोकने की कोशिश करने लगा। मैं सड़क के बीचों बीच तक खड़ा हो गया, लेकिन कार वाले ने स्पीड को और भी बढ़ा दिया। वो तो मैं सही समय पर सड़क से हट गया था, वरना अब तक तो वो मुझे टक्कर मारकर आगे बढ़ गया होता। मुझे चैन की सांस मिली और उसके बाद मैं सड़क से हटने लगा। कहीं ना कहीं मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था कि यहाँ से आने वाले लोग किसी को भी लिफ्ट नहीं देते। अब मेरी नज़र फिर से ललित पर टिकी, जो लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। ललित मेरे आगे आगे भाग रहा था और मैं भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था। अब हम दोनों बहुत ज़्यादा मशक्कत करने के बाद एक गांव के अंदर पहुंचे, जो बड़ा ही वीरान सा था। शायद अब ललित भागते भागते थक गया था और उसकी सांसें भी फूलने लगी थी, तो अब वो धीरे धीरे चलने लगा। अब मैं किसी तरह उसके करीब पहुंच गया और उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने देखा कि ललित की सांसें फूल रही थी और उसकी बॉडी लगातार अजीब ढंग का बर्ताव कर रही थी। पर हम दोनों जिस गांव में पहुंचे थे उसका नाम बड़ी खूड़ी गांव था। हमने इस गांव के अंदर पहुंचने के मात्र 10 मिनट का वक्त लगाया, मगर जब मैं इस गांव की बात करूं तो ये कस्बा मुझे दिखने में कुछ ज़्यादा ही वीरान लग रहा था। मेरे और ललित के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि अब हम वापस अपने कदमों को घर की तरफ मोड़ सके, क्योंकि दहशत के बादल दोनों को चूर चूर कर रहे थे। फिर हम दोनों को एक पानी की टंकी दिखी और पानी की टंकी को देखते ही मैं और ललित उसके पास पहुंचे और वहीं बगल में बैठकर अपने आप को शांति देने लगे। अब ललित और मेरे बीच इसी चीज़ की चर्चा चल रही थी कि आखिर ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से हम दोनों बहुत ही बुरी तरह से फंस गए हैं। तभी ललित ने बताया कि उस वक्त पता नहीं उसे क्या हो गया था कि उसने जोश में आकर हाथ में पत्थर उठा लिया और उस महिला पर दे मारा। ललित कुछ बता ही रहा था कि किसी चीज़ का आगमन हुआ, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी। शायद ये कोई कुत्ता था या फिर कुछ और। अभी मैं इस चीज़ को घूरते हुए देख ही रहा था कि फिर तसल्ली मिली कि वो एक बिल्ली थी। फिर पता नहीं कैसे मगर अचानक की लाइट की रोशनी हमें नजर आने लगी। उस पानी की टंकी पर लगी किसी चीज़ की लाइट को देखकर मेरे मन में उम्मीद का दिया जलने लगा। जब मैं टंकी की दूसरी साइड में पहुंचा तो इस बार मैंने देखा कि मुझे उस जगह एक बस गाड़ी नजर आ रही थी और उस बस के बगल में कुछ लोग खड़े हुए थे। मुझे लगा कि शायद ये बस हमारे गांव जाएगी, तो मैं उस बस के ड्राइवर के पास पहुंचा और बतलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके बोलने का अंदाज थोड़ा सा अलग था और उनकी भाषा को मैं समझ नहीं पाया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस बस में बैठ जाते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। मैंने ललित को बुला लिया और उस बस में बैठा लिया।
बस के अंदर ज़्यादा लोग तो नहीं थे और साथ ही बस के अंदर काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ यात्री नजर आ रहे थे जिनकी गर्दन नीचे झुकी हुई थी। हमारे बगल वाली सीट पर एक आदमी बैठा हुआ बोला, अरे ड्राइवर साहब, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बस के अंदर कोई इंसान आ गया है। इतना बोलते उन सबकी गर्दन एकदम से ऊपर उठ गई और जब हमने उनके चेहरे देखे तो हम दोनों की आंखें चौंधिया गई। खून से सने चेहरे थे और सभी के चेहरे बिल्कुल एक जैसे थे और उनके फेस को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने अभी अभी किसी खोई हुई आंखों के साथ इधर उधर का नज़ारा देखा है। तभी ललित ने मेरी गर्दन पकड़कर नीचे की तरफ झुका दी और हम दोनों अपनी अपनी गर्दन नीचे झुकाकर बैठ गए। अब पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला था, जो कि थोड़ी देर के बाद बस का इंजन स्टार्ट हो गया और बस खुल गई। तभी बस ने अचानक से रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया और उसके बाद धीरे धीरे बस आगे की तरफ बढ़ने लगी। बस में मौजूद सारी की सारी विंडो खुल गई। ऐसे में ये तो पता लगाना बड़ा आसान था कि बस किस तरफ बढ़ रही है, लेकिन जिस रास्ते पर बस चल रही थी उस रास्ते से बिल्कुल भी मैं रूबरू नहीं था। एक अजीब सा रास्ता था और गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। अभी बस आगे बढ़ी रही थी कि एक बार के लिए मैंने अपना सर विंडो से बाहर निकाला और जैसे मैंने अपने सर को विंडो से बाहर निकाला तो मैंने देखा कि बाकी के मुसाफिर जो कि पीछे की तरफ बैठे हुए थे उन्होंने भी अपनी गर्दन को विंडो से बाहर निकाल के रखा था और उनकी गर्दन पर एक घाव बना था। मुझे इंतजार था तो बस के रुकने का, क्योंकि अब बस के रुकते ही हम दोनों यहाँ से नीचे उतरने वाले थे। इस समय बस जिस इलाके में चल रही थी मैं उसका नाम तो नहीं जानता, लेकिन सन्नाटे का पूरा रास्ता अनजान लग रहा था। उसके बाद बस को एकदम से झटका लगा और बस रुक गई। मैं इस चीज़ को पहली बार देख रहा था कि भूतों की बस को भी ज़ोरदार झटका लग सकता है। जैसी बस को झटका लगा तो बस में एकदम से हड़कंप मच गई। लोग इधर से उधर भागने लगे। पता नहीं इस समय ललित को ऐसा क्या सूझा कि उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसने बस से नीचे उतरने को कहा। हम दोनों तुरंत ही बस से नीचे उतर गए और हमें रोकथाम करने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। हैरान की बात तो ये थी कि अब बस के अंदर कोई नहीं था। कुछ देर पहले बैठे वो सारे भूत गायब हो चुके थे और जब हम बस से नीचे उतरे तो बस एक खाई की तरफ झुकी हुई थी और उस पुरानी खंडर बस के पिछले हिस्से में आग लग गई, जिस वजह से लोगों के अंदर शायद हड़कंप मच गई थी। मैं और ललित सही समय पर बस से नीचे उतर गए। तभी हमने देखा कि हम एक ऐसी जगह पर थे जहाँ चारों तरफ सूखी हुई घास फैली हुई थी और कुछ गिने चुने पेड़ दिख रहे थे, मानो कोई खंडर स्थान बना हो। उसके बाद मैंने उस बस से उस महिला को उतरते हुए देखा जो जादू टोने का वो कर्तव्य कर रही थी, और जब मैंने उसे उस बस से नीचे उतरते हुए देखा तो मेरा पूरा बदन सुन्न पड़ गया। ललित बिना कुछ देखे ही एक बार फिर से सरपट भागने लगा, लेकिन इस बार हमारे सामने एक बहुत ही ज़्यादा गहरी खाई नजर आ रही थी और उस खाई को पार कर पाना बहुत ही मुश्किल था। फिर हम दोनों उस खाई को लांघने की कोशिश में उस खाई के पास पहुंचे ही थे कि उस औरत ने पीछे से आवाज़ दी, आखिर कब तक तुम आगे आगे भागते रहोगे? तुम्हारा मरना तय है, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसकी इस बात ने हमें बहुत हद तक डरा सा दिया था। वो भयानक रूप जिसको देखकर बड़े बड़े लोगों की रूह तक कांप जाती है, उसकी वो मोटी मोटी आंखें और उसके मुंह से टपक रहा वो खून जो बता रहा था कि यह हमारे शिकार करने के इरादे से आई है। हर बार की तरह इस बार भी ललित ने जल्दबाजी दिखाई और फिर बिना कुछ सोचे समझे उस महिला की तरफ एक बार फिर पत्थर दे मारा। ललित की बेवकूफ़ी की वजह से हम लोग हर बार दलदल की गहराइयों में फंसते जा रहे थे और इस बार तो ललित ने हद ही कर दी, जिस वजह से वो महिला अपने डरावने रूप में आने लगी। उसके हाथों के नाखून और भी लंबे हो गए थे। ललित ने मुझे तुरंत ही अपने पीछे पीछे आने को कहा और मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई और भी रास्ता नहीं था। इतने में मेरी जेब में रखा हुआ फ़ोन एकदम से बजने लगा। जब फ़ोन की घंटी बजी तो मैंने अपना फ़ोन निकाला तो मैंने फ़ोन देखा कि रात के करीब 11:30 बज रहे थे और पापा का फ़ोन आ रहा था। फ़ोन को उठाते ही पापा सामने से आवाज़ देते हुए बोले, बेटा कहाँ पर हो तुम, अभी तक घर क्यों नहीं आए? उनकी बात सुनकर ऐसा लग रहा था मानो वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में हो। इससे पहले मैं कुछ बोल पाता कि अचानक ही फ़ोन का नेटवर्क गायब होने लगा। फ़ोन के नेटवर्क में इस कदर कमी आ गई थी कि आवाज़ आना भी बंद हो गई थी और साथ ही फ़ोन नेटवर्क एरर बताने लगा। सरपट भागने से अचानक ही मेरा पाँव वहाँ बने हुए एक छोटे से गड्ढे में गिरा। उस गड्ढे के अंदर पानी भरा हुआ था तो मैंने ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन वो गड्ढा इतना ज़्यादा गहरा था कि मेरा पूरा का पूरा शरीर उसके अंदर समा गया। खाली मेरी गर्दन ही पानी से बाहर बची थी।
मैं सांस तो ले पा रहा था और एक मुसीबत ढलती नहीं कि दूसरा खतरा तैयार रहता। ललित की बेवकूफ़ी से मैं बहुत ही ज़्यादा नाराज़ था, लेकिन उसके चेहरे पर डर का इतना ज़्यादा असर नहीं था। सच में ललित हिम्मत वाला लड़का था जो अभी तक विचलित नहीं हुआ। किसी तरह मुझे एक बार फिर उसने उस गड्ढे से बाहर निकाला और दोबारा मेरी ज़िंदगी बचाई। ललित ने कहा, हमें पेड़ों की दूसरी तरफ भागना चाहिए, उस तरफ एक झील बनी हुई है। ललित के व्यवहार को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो हर रास्ते को बहुत अच्छे से जानता है और काफ़ी समय पहले से ही वो इस जगह को परख चुका है। ललित के अंदर एनर्जी की भरमार थी, लेकिन अब मेरी सांसें टूटने लगी। ललित ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे खींचने लगा। इसी बीच हम उस झील के पास मौजूद एक पेड़ के नीचे पहुंचे तो हमने देखा कि उस पेड़ के नीचे हमें भगवान की मूर्ति पड़ी नजर आ रही थी। अंधेरा काफ़ी हो चुका था और अब यहाँ से निकलने का मतलब था कि खतरों की दुनिया में एक बार फिर फंस जाना। इस घनघोर अंधेरे में बाहर निकलने से अच्छा था मैं और मेरा दोस्त ललित हम दोनों यहीं पर बैठकर किसी का इंतजार कर लेते, या फिर सुबह होने के बाद ही यहाँ से निकल लेंगे। जैसे तैसे लगभग आधा घंटा तो बीत गया, लेकिन उसके बाद उस पेड़ के चारों तरफ अचानक ही लंबी लंबी गर्दन वाले जानवर हमें नजर आने लगे जो हवा में उड़ सकते थे। पता नहीं आसमान से नीचे क्या उतर रहा था जो रंगीन कलर का था और ज़्यादा रोशनी से चमक रहा था। हैरान की बात तो ये थी कि उस पेड़ पर उस रोशनी का कोई असर ही नहीं हुआ। उस तेज तर्रार रोशनी के बाद वहाँ कुछ अजीब से लोग नजर आने लगे जिनका मुंह उसी महिला की तरह था, यानी कि महिला के भेष में नजर आने वाला यह एक भूतों का झुंड था जिन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया था। हमारे साथ कई बार छल भी हुआ, लेकिन हम दोनों वहीं के वहीं बैठे रहे। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया था, लेकिन हम समझ चुके थे कि इस पेड़ के नीचे आने से इन आत्मा को डर लगता है। और उस रात मैंने अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बिताई। पूरी रात मैं और ललित उस पेड़ के नीचे ही बैठे रहे, लेकिन हम दोनों किसी भी हालत में वहां से हटने को तैयार ही नहीं थे। फिर जब सूरज की पहली किरण उस पेड़ पर पड़ी तो सच में उस पेड़ के ऊपर हरे रंग का धुआं निकलने लगा। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार हरे रंग का धुआं देखा था जो इतना चमकदार और सुंदर लग रहा था। हमें एक अलग सा सुकून मिल रहा था, लेकिन हम दोनों अभी भी उस पेड़ के नीचे ही थे। जब सुबह वहाँ से कुछ लोगों का आगमन हुआ तब हमें पता चला कि ये गांव तो कब से खंडर है। वहाँ से गुजरने वाले एक अखबार वाले ने हमें उस गांव की एक ऐसी सच्चाई बताई जिसका बखान हम फिर कभी करेंगे, लेकिन हमें इतना भी पता चला कि वो औरत जादू टोना करने वाली एक चुड़ैल थी। दरअसल हर शनिवार शुक्रवार की रात को वो 84 गाँव के चौराहे पर जादू टोना करती है और अपनी साधना को पूरी करती है। लेकिन उस दिन मेरे दोस्त ललित ने उस औरत को उसके काम में विघ्न डालने पर मजबूर कर दिया और यही वजह है कि वो हाथ धोकर हमारी जान के पीछे पड़ गई। लेकिन किसी तरह हम अपनी जान बचाकर वापस अपने गांव लौट गए और उस दिन के बाद मैंने ट्यूशन को बंद कर दिया। दोस्तों, उस रात का असर उस समय समाप्त हुआ जब घर वालों ने गांव के पुजारी बाबा से हम दोनों के ऊपर झाड़ फूंक करवाया, लेकिन अब हम दोनों बिल्कुल सही सलामत हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं